अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर ईरान की तेल की तंसीबात पर हमले की धमकी दी है। बैनुल-अक़वामी खबरीसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का अपने बयान में कहना था कि ईरान की जानिब से हमले की सूरत में इसराइल ईरान की तेल की तंसीबात पर हमलावर हो सकता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये बयान उसी वक्त में सामने आया था जब इसराइली सदर अमेरिकी दौरे पर है, जहां उनकी अमेरिकी सदर बाइडन से मुलाकात मुतवक्किल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इसराइल पर ईरान की जानिब से एक और हमला ईरानियों पर अरबों रुपए के डाके के मुतरादिफ होगा। उन्होंने धमकी आमेज लहजे में कहा है कि अगर इसराइल ने ईरानी तेल की तंसीबात पर हमला कर दिया तो ईरान में मुआशी तबाही की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। उधर इसराइली फौज की गजा पर बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गजा में हर तरफ तबाही है। पनाह गजीन कैंपों में इसराइली फौज का हमला एक संगीन अक़दाम करार दिया जा रहा, जिसमें 28 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नवेश फरमाई थी। गैर मुल्की खबरीसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक उन पनाह गजीन कैंपों में बच्चे खवातीन की बड़ी तादाद थी, ताहम उन पर भी यहूदी अफवाज ने बमबारी कर दी। जराये के मुताबिक सहूनी ने फौज की जानिब से गजा पर हमले जारी किए हैं। गुज़िश्ता रोज पहले नसीरत में पनाह गजीन कैंपों पर इसराइली अफवाज ने बमबारी की, जिसके बाद जख्मी और लाशों को अल-उदा अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों को जैसे ही अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां भी सहूनी दहशतगर्दी करते हुए बारूद बरसा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने लल सुबह गजा शहर और बैत हनून में घरों पर हमले किए, जिसके नतीजे में 5 अफराद शहीद हो गए। टीपू सुल्तान की जाती असला का हिस्सा समझी जाने वाली एक तारीखी तलवार, जिसका ताल्लुक श्रंगापट्टम के जंग से है, बोनेहा मिज नीलाम घर में 3.4 करोड़ रुपए यानी कि 3017.990 पाउंड में फरोख्त हुई है। ये नीलामी हुई और तलवार का ताल्लुक 1799 की उस जंग से है जिसमें टीपू सुल्तान शहीद हुए थे। ये स्टील तलवार अपने मुनफरिद बरी यानी शेर की धारे डिजाइन के लिए मशहूर, जो टीपू सुल्तान के अलकाब का हिस्सा है। तलवार की ब्लेड पर सोने की मज़न अरबी हुर्फ का कुंदा है, जो टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली को खराज तहसीन पेश करता है। ये तलवार कैप्टन जेम्स एंड्रयू डिक को श्रंगापट्टनम में उनकी खिदमात के तराफ में दी गई थी और जून 2024 तक उनकी खिदमात की मिल्कियत रही। डिक, जो 75वें हाईलैंड रेजिमेंट ऑफ फिट में लेफ्टिनेंट के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे, उन फोर्सेस का हिस्सा थे जो श्रंगापट्टनम की दीवारें तोड़कर शहर में दाखिल हुए और गालिबन पहले बरतानवी फौजियों में से थे जो शहर में दाखिल हुए थे। नीलामी में एक और तारीखी दस्तावेजात एडमिन स्टोन मसौदा भी पेश किया गया, जो टीपू सुल्तान के खुफिया इतिहाद की तफसीलात फराहम करता है। इसमें उनका इंकशाफ हुआ है कि टीपू सुल्तान ने बरतानवी हिमायत याफ्ता कर्नाटक के नवाबों के साथ खुफिया मुआहिदा तय पाया था। आलमी शहरत याफ्ता मुस्लिम रहनुमा मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने बयान में कहा है कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये कहना बिल्कुल मुनासिब होगा कि महाराष्ट्र की 2024 असेंबली इंतखाबात गैर मामूली अहमियत के हामिल हो चुके हैं। उन इंतखाबात का असर सिर्फ सूबे के मुस्तकबिल पर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के मुस्तकबिल पर भी पड़ने वाला है। मौलाना ने मजीद कहा है कि हर इंतखाबी अमल मुल्क में जमहूरियत की बका की जमानत होता है, मगर मौजूदा वक्त में ये तो इंतखाबात खास तौर पर अहमियत रखते हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी ने अपनी गुफ्तगू में बताया है कि हमने और हमारी पूरी टीम ने पिछले एक माह में महाराष्ट्र की मुमताज रहनुमाओं, दानिश्वरों और मुख्तलिफ समाजी तबकों के अफराद से मुलाकातें की और असेंबली इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया। उन तमाम मशवरों और गहरे गौर खौस के बाद हमारी टीम ने फैसला किया है कि मुल्क की सालिमियत, इत्तेहाद और हमारे आइन के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र हमें एक खास हिकमत अमली अपनानी चाहिए। मौलाना नुमानी ने मजीद कहा है कि हमने हर असेंबली सीट का गहराई से जायजा लिया और तफसीली तहकीक के बाद फैसला किया है कि हम महाविकास अघाड़ी के 269 उम्मीदवारों की तायद भी करेंगे। मौलाना सज्जाद ने कहा है कि हम उन तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दिल से दुआगो है और उम्मीद करते हैं कि ये मुंतखब उम्मीदवार मुल्क की तरक्की, सालमियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर अंदाज में काम करेंगे। उन इंतखाबात के नताइज के जरिए जमहूरियत और मुल्क के दस्तूर और इसके अलावा मजीद मजबूत किया जाएगा, जबकि जमहूरियत के खिलाफ काम करने वाली ताकतों को कमजोर किया जाएगा। आखिर में मौलाना ने महाराष्ट्र के तमाम वोटर्स से अपील की है कि वो अपने हक रायदही का 100% इस्तेमाल करे और अपने सूबे और मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में अहम किरदार अदा करे।
ہم مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں ملنے دیں گے چونکہ ملک کے آئین میں مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن کا کوئی بھی بندوبست نہیں ہے، اسی لیے ہم مسلمانوں یا اقلیتوں کو ریزرویشن دینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے دور کے اختتام سے پہلے بی جے پی ہر ایک بنگلہ دیشی اور روہنگیا کو ممبئی سے نکالنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ یہ دعویٰ بی جے پی کے سینئر لیڈر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کیا ہے۔ ممبئی میں اسمبلی انتخابات کے ضمن میں منعقدہ ایک میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ریزرویشن کے لیے مقرر کردہ 50% کی حد ختم ہو چکی ہے۔ اگر مسلمانوں کو ریزرویشن دینا ہے تو کیا دلتوں، او بی سی، آدیواسیوں کا ریزرویشن کم کر کے مسلمانوں کو دینا چاہیے؟ اس لیے مسلمانوں کو ریزرویشن دینا ممکن نہیں ہوگا۔ شاہ نے آرٹیکل 370 کے مسئلے پر بھی کانگریس کو نشانہ بنایا۔ کانگریس نے آرٹیکل 370 کو ہٹانے کی مخالفت کی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 370 ہٹایا گیا تو خون کی ندیاں بہے گی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ آئین کی دفعہ 370 جو جموں کشمیر کی خود مختاری دیتی ہے، اسے بحال نہیں کیا جا سکتا۔ راہل گاندھی کی 4 نسلیں بھی ہو تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ شاہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ سشیل کمار شنڈے نے کہا تھا کہ جب میں وزیر داخلہ تھا تو کشمیر جانے سے ڈرتا تھا، کوئی بات نہیں، اب تم اپنے گھر والوں کے لے لو، کوئی تمہارے بالوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وزیر اعظم مودی نے ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی نے ہمیشہ ملک کی ثقافت کی حفاظت کی ہے۔ ایودھیا میں ایک عظیم الشان رام مندر بنایا گیا۔ کاشی وشوناتھ کوریڈور مکمل ہو چکا ہے۔ سومناتھ مندر پر سونے کی چڑھائی کا کام جاری ہے۔ مرکزی حکومت نے بنگلہ دیشی، افغانستان، پاکستان سے آنے والے لاکھوں ہندوؤں کو ہندوستانی شہریت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کانگریس سے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا یہ فیصلہ غلط تھا۔ ادھو ٹھاکرے پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ناگپور جاتے ہیں، ہوائی جہاز میں سوار ہونے سے ڈرتے ہیں تو ہم نے بنائی ہوئی سمردھی ہائی وے کو لے لیں، آپ جلد پہنچ جائیں گے۔ کانگریس اور این سی پی کے ساتھ اتحاد کے لیے ادھو ٹھاکرے نے اقتدار کے لیے بالا صاحب ٹھاکرے کے خیالات کو چھوڑ دیا۔ میں ادھو ٹھاکرے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اور کتنے بے بس ہو جائیں گے؟ کبھی اکیلے بیٹھ کر بالا صاحب ٹھاکرے کو یاد تو کریے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کرناٹک میں وقف بورڈ نے کسانوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا، لیکن مہاراشٹر میں ایسا نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم مودی نے اسے بہتر کیا ہے، وقف بورڈ میں تبدیلی آئے گی۔ شرد پوار پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ 10 سال کابینہ کے وزیر رہے ہیں، انہوں نے مراٹھی زبان کو کلاسیکی زبان کیوں نہیں بنایا تھا؟ کیا اس کا کوئی جواب ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ وزیر اعظم مودی نے مراٹھی زبان کو کلاسیکی زبان کا درجہ دے دیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے بلڈوزر جسٹس پر سپریم کورٹ کے حکام کا خیر مقدم کیا اور دعویٰ کیا ہے کہ بلڈوزر قبل ازیں وزیر اعظم نریندر مودی نے بنایا ہوا تھا، جسے ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے اسے لا قانونیت قرار دیا ہے۔ بلڈوزر جسٹس کے سخت گیر رویے پر سپریم کورٹ نے پورے ہندوستان میں جائیدادوں کے مسمار پر رہنمایانہ خطوط وضع کیے اور کہا کہ ایگزیکٹو جج نہیں بن سکتی، کسی ملزم کو مجرم قرار دیتے ہوئے اس کے گھر کو منہدم نہیں کیا جا سکتا۔ حیدرآباد کے ایم پی اسد الدین اویسی نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلڈوزر پر سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئند راحت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رولنگ کی وضاحت اہم نہیں ہوتی، بلکہ سپریم کورٹ نے جو رہنمایانہ خطوط وضع کیے ہیں ان کا نفاذ بہت اہم ہوتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ سپریم کورٹ کے یہ احکامات ریاستی حکومت کو مسلمانوں اور دیگر پسماندہ طبقات کو اجتماعی سزا دینے سے روک دیں گے۔ جسٹس بی آر گاوائی اور جسٹس کے وی وشوناتھن پر مشتمل بنچ نے کہا ہے کہ اگر ایگزیکٹو یعنی عاملہ کسی شخص کے گھر کو اسی بنیاد پر منہدم کر دیتا ہے کہ اس پر جرم کا الزام ہے تو اس کا یہ اقدام قانون کی حکمرانی کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ نریندر مودی نے بلڈوزر راج کا اہتمام کیا تھا، جسے سپریم کورٹ نے لا قانونیت مسائی قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ورچوئل طریقہ کار کے مطابق بھارتیہ جن اوشدھی کیندر کا آغاز کیا ہے، جو شہر حیدرآباد کے کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن سمیت ملک بھر میں 18 مقامات پر قائم کیا گیا ہے۔ اس موقع پر منعقدہ ایک پروگرام میں حیدرآباد ڈویژنل ریلوے مینیجر لوکیش وشنوئی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے ملک بھر میں 18 پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی کیندروں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ذریعے عوام کو معیاری ادویات کم قیمت پر ملے گی۔ یہ مراکز خاص طور پر ریلوے مسافر، ریلوے عملہ اور اہلکاروں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا۔ ڈی آر ایم لوکیش وشنوئی نے افتتاحی پروگرام میں حصہ لینے والے طلباء کو انعامات سے نوازا۔ اس پروگرام میں ریلوے افسران، عملہ اور دیگر نے شرکت کی۔ متحدہ عرب امارات میں 250 میگا واٹ کی صلاحیت کے پہلے ہائیڈرو پاور پلانٹ کی تعمیر 94% مکمل ہو چکی ہے اور اسے 2025 کی پہلی سہ ماہی میں شروع کر دیا جائے گا۔ دفتر نے ایک بیان میں کہا، دبئی الیکٹریسٹی اینڈ واٹر اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ ہیٹا وولٹیج میں پمپ سٹوریج ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ کا
94.15% काम मुकम्मल हो चुका है और 2025 की पहली तिमाही में आजमाइशी ऑपरेशन के लिए जनरेटर लगाने का काम जारी है। बयान के मुताबिक 1.2 किलोमीटर तवील जेर जमीन सुरंग में बहने वाले पानी की हरकियाती तवन्नाई टर्बाइनों को घुमाएगी और मैकेनिकल तवन्नाई को बरखी तवन्नाई में तब्दील करेगी, जिसे 90 सेकंड में DEWA गर्ज से पहुंचाया जा सकता है। इस मंसूबे में अब तक तकरीबन 1.4 अरब इमारती दरहम की सरमायाकारी की जा चुकी है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के पेश नजर इंतखाबी मुहिम के दौरान लातूर में एक जलसाम को खिताब किया। खिताब के दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि मुल्क की आजादी में बीजेपी और आरएसएस का कोई किरदार ही नहीं। साथ ही उन्होंने बीजेपी लीडरान के मुतनाज़िया नारा बटेंगे तो कटेंगे एक ही तौसीफ पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने इस नारे को तकसीम करने वाला करार दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चोरों की अपने खिताब के दौरान बीजेपी को हुकूमत को नाअहल करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में क्या किया, इसका वाहिद मकसद इत्तेहाद को फरोग देना और तमाम तबकात में फवायद की मुनसिफाना तकसीम करना है। जात पर मबनी मर्दमशुमारी लोगों को बांटने के लिए नहीं है, बल्कि रैली से खिताब करते हुए खड़गे ने महाराष्ट्र में किसानों की खुदकशी से लेकर दौलत के इस्तेहकाम जैसे इशूज को उठाते हुए और महायुति हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में रोजाना औसतन 7 किसान खुदकशी करते हैं। हिंदुस्तान की 62% दौलत 5% आबादी की जमीनों में मरकूज है। 50% गरीबों के पास सिर्फ 3% दौलत है। ये मोदी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार की हुकूमत है। कांग्रेस सदर ने अपनी तकरीर के दौरान कहा है कि मोदी को अपनी कारकर्दगी और नजरिए के बारे में बताना चाहिए और झूठ फैलाने से बचना चाहिए। इंतखाबी रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने आइन की लाल किताब हाथ में लेकर समाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ताउन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ अंबेडकर का आइन ही समाज के तमाम तबकात को तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देता है। मोदी कहते हैं कि कांग्रेस आइन की खाली किताब दिखा रही है, क्या ये खाली है? खड़गे ने मजीद कहा है कि मोदी कहते हैं आइन की किताब का लाल रंग नक्सलिज्म की अलामत है। मोदी ने वही लाल किताब साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को दी थी। क्या हमें उन्हें शहरी नक्सलाइट कहना चाहिए था? गोवा कांग्रेस ने रियासत की बीजेपी हुकूमत पर कैश फॉर जॉब घोटाले का संगीन इल्जाम किया है। कांग्रेस ने इस मामले में रियासती हुकूमत से व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। नई दिल्ली वाकई कांग्रेस हेडक्वार्टर में मुनाकिद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी तर्जुमान आलोक शर्मा और गणेश चौड़कंकर ने बीजेपी हुकूमत को जबरदस्त अंदाज में हदफ तनकीद बना दिया। उन्होंने गोवा में घोटाले का मवाजना मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाला 2019 में गोवा से किया है। आलोक शर्मा ने कहा है कि स्टाफ कमीशन बना, इसको दरकिनार कर तरक्कियां हुई और फिर हम एक्शन लेंगे। ये व्यापम की तरह बढ़ा भर्ती घोटाला है। इसके अलावा भी इसके जिम्मेदार वजीर आला है। ये कैश फॉर जॉब का मामला है। उन्होंने मुतालबा किया है कि 2019 से अब तक ऐसी तकर्रुरी के बारे में व्हाइट पेपर जारी हुआ और हाई कोर्ट के जज के जरिए इसकी अदालती जांच हो। और आलोक शर्मा ने कहा है कि महंगाई उरूज पर है, बेरोजगारी की मार से लोग काफी परेशान हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया है और ये गूंगी बहरी हुकूमत कुछ नहीं करती है, सिर्फ तमाशाई है। पीएम मोदी महाराष्ट्र में महंगाई का नाम तक नहीं लेते। नौजवानों के मामले पर पेपर लीक का मामला है, नेट के पेपर लीक होते हैं, जॉब घोटाले का मामला सामने भी आता है। आखिर इस मुल्क में हो क्या रहा? उन सब घोटालों की कहीं ना कहीं तार बीजेपी और इससे जुड़े लोगों से ही मिलता है। उन्होंने मजीद कहा है कि नेट मामले में कई लोग गिरफ्तार हुए, बाद में ये गायब भी हो गए हैं। गोवा कैश फॉर जॉब मामले में 2019 से 2024 तक मुलाजिमत में सैकड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। अभी तक 20 FIR दर्ज हुई है। तकरीबन 19 अफराद अब तक गिरफ्तार हुए हैं। आखिर ये मुल्क कहाँ जा रहा? गोवा में जांच के नाम पर लिपापोती की गई है। ऑडियो क्लिप सामने आए हैं जिसमें लेन देन की बात की गई है, लेकिन एक्शन के नाम पर कुछ नहीं किया गया। गुज़िश्ता एक माह में गोवा का व्यापम सामने आ चुका है। इल्जाम लग रहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग बीजेपी लीडरान के राब्ते में जरूर रहेंगे। कोचिंग सेंटर्स के जरिए गुमराहकुन इश्तिहार का इस्तेमाल करना कोई नई बात तो नहीं, लेकिन अब मरकजी हुकूमत ने इस मामले में सख्त रुख इख्तियार किया है। गुमराहकुन इश्तिहार मामले पर रोकथाम के लिए मरकज ने गाइडलाइन जारी किया है। कोचिंग इदारों के जरिए 100% सिलेक्शन या 100% मुलाजमत की सिक्योरिटी जैसे झूठे दावे वाले इश्तिहारात पर रोकथाम के मकसद से इक़दाम उठाया गया है। CCPI यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के जरिए तैयार किए गए हतमी गाइडलाइंस नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कई शिकायतों के मद्देनजर सामने है। CCPA ने अब तक 45 नोटिस जारी किए और तकरीबन 54.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सारिफ मामलों की सेक्रेटरी निधि खेरे ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा है कि हमने देखा है कि कोचिंग सेंटर कस्दन तलबा से जानकारी छुपा रहे, इसलिए हम
कोचिंग इंडस्ट्री से मुंसलिक लोगों को रहनुमा फराहम करने के लिए गाइडलाइन लेकर आए हैं। निधि का कहना है कि हुकूमत कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन इश्तिहारात के मेयार से सारिफिन के हुकूक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नई गाइडलाइन में कोचिंग सेंटर्स को पेश किए जाने वाले निसाबों और मुद्दतकार फीस और वापसी पॉलिसी, सिलेक्शन शरहों और इम्तिहान रैंकिंग के साथ साथ मुलाजमत की सिक्योरिटी, तनख्वाह में इजाफा, गारंटी के बारे में झूठे दावों पर पाबंदी लगाई गई है। निधि के मुताबिक कई यूपीएससी तलबा अपने दम पर इब्तिदाई और मेंस इम्तिहान पास करते हैं और कोचिंग सेंटर से सिर्फ इंटरव्यू के लिए रहनुमाई करते हैं। ऑपरेशन लोटस कर्नाटक में एक बार फिर इसकी गहमा गहमी सुनाई देने लगी है। वजीर आला सिद्धरामैया ने बीजेपी पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि कांग्रेस के 50 अरकान असेंबली को 50-50 करोड़ रुपए का ऑफर देकर खरीदने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा है कि आज तक बीजेपी कभी भी अपनी ताकत पर रियासत में बरसे इख्तियार तो नहीं आई है, बल्कि ये दूसरों का इस्तेमाल करके ही यहाँ तक पहुंची है। अशोक ने ये पैसा कहाँ छुपाया? ये वो पैसा है जिसने रियासत को लूटा है। सिद्धरामैया ने बीजेपी पर तलख हमला करते हुए कहा है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स महकमा और गवर्नर का गलत इस्तेमाल कर बीजेपी हमारे खिलाफ साजिश करती है। पहले केजरीवाल को हदफ बनाया गया और अब मुझे और मेरी बीवी को हदफ बनाया जा रहा। सिद्धरामैया ने यह भी बयान टी नरसीपुर असेंबली हल्के में तरक्याती प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह के दौरान दिया। उन्होंने कहा है कि मैं कल या परसों का वज़ीर आला नहीं हूं, बल्कि 40 सालों से सोहदे पर फायज हूं। मुझे सब कुछ पता है। मेरे खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। क्या रियासत की अवाम बेवकूफ लगती है? अवाम का आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं बीजेपी और मरकजी हुकूमत की साजिशों के आगे झुकने वाला नहीं। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।